वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीएससी आरओ ईआर के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शंस हैं 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। सही विकल्प है सी, 62 वर्ष। मूलतः यह आयु 60 वर्ष होती थी, लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह है 62 वर्ष। आपको बताते चले, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आपको बता दें, जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होते हैं, इनको जो पेंशन दी जाती है वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की संचित निधि से संचित निधि से और जो वेतन मिलता है वह मिलता है राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई केवल लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, अर्थात जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 61 में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है सही। राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने की सूचना उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देता है। यदि भारत का सर्वोच्च पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति यह त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को सौंप दे, तो इसकी सूचना राष्ट्रपति किसको देगा? प्रधानमंत्री को नहीं देगा, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को देगा और बताएगा हमारा जो सर्वोच्च पद है वह रिक्त हो गया है। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। सही कथन पूछा है, केवल दो। केवल दो यहां पर होना चाहिए था, केवल दो। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950। सही विकल्प है डी, 26 जनवरी 1950 को हमारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। हमारा जो संविधान अपनाया गया था वह है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। राष्ट्रीय ध्वज
अपनाया गया था 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को। 1947 को राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। वहीं हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। सही विकल्प है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, वह है 70वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है बी, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक नया खंड भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें 29 विषय हैं। और पंचायती राज की जो सिफारिश की थी वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सही विकल्प है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं, 1/3 स्थान आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है सही। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है सही। भारत के महान्यायवादी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो दूसरा स्टेटमेंट है सही। उसे संसद के निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत का जो महान्यायवादी है उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इसको जो वेतन मिलता है वह जो राष्ट्रपति तय करता है वही मिलता है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 88 में किया गया है। लेकिन मत नहीं दे सकता है किसी भी सदन में, केवल बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है बिना मत दिए। उपरोक्त में से सही कथन है। सही है ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं वह है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही विकल्प है डी, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद ऐसा कानून
बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 53 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों को बनाने के लिए संसद का अधिकार। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा एवं सुविधा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। सही विकल्प है सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला प्रश्न, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न, बैठ जाना। सही विकल्प है डी, बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी समय प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह ऑप्शन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है किसी सरकारी सदस्य के द्वारा। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्त्रोत है संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। सही विकल्प है ए, संवैधानिक प्रावधान। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। सही विकल्प है बी, संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111, बी और सी दोनों। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें 7 विषय हैं जो धन विधेयक को बताते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वी आर जाखड़, हुकुम सिंह, जी बी मावलंकर, के एस हेगड़े। हुकुम सिंह। सही विकल्प है सी, जी बी मावलंकर। यह लाया गया था 18 दिसंबर 1954। 18 दिसंबर 1954 में
ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लाभ का पद परिभाषित हुआ था संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। सही विकल्प है डी, संसद द्वारा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।